हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और एग्जम्पशन के ऊपर होगा। तो क्लास आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। यहाँ पर देखें आप बोर्ड पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक हेडिंग टर्म लिखा हुआ है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे है, इसी को ही आज हम लोग समझेंगे। इसमें गिवन है, इट रिफर्स ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस and as a guide for selection of convention or procedure where alternative exist। अरे सर, ये तो बोर्ड पे जो लिखा है ये तो बुक में भी लिखा है, इसी को ही तो समझने में हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों के मन में यही एक मेजर पॉइंट आता है। तो इसको समझने के लिए, पूरे ये 3 लाइन्स को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा इसके नीचे, जहाँ पर मैंने लिखा है दीज प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज जैसा आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का और अकाउंटिंग कन्वेंशन का। तो क्या सर, अब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कर लें और कन्वेंशन कर लें तो बस ये प्रिंसिपल्स हमारी समझ में आ जाएगा? समझिए, अभी ऐसा नहीं है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। और डायरेक्टली स्टूडेंट्स, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट नहीं करना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले समझिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ओरिजिन किस तरह से हो रहा है और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है। तो यहाँ पर देखें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में डिफाइंस एग्जम्पशंस ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अरे सर, तो इसका मतलब है अब हमें एग्जम्पशंस भी जानने पड़ेंगे? यस। तो एग्जम्पशन ही बेस है, उनको ही सबसे पहले समझना होगा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस हैं, उनको 3 पॉइंट में बताया गया है। नंबर 1 है गोइंग कंसर्न, नंबर 2 है कंसिस्टेंसी और नंबर 3 है अक्रूअल। बेटा, यही गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और जो अक्रूअल हैं, इन्हीं के ही ऊपर बेस होकर के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो क्या सर, इसी का ही सारा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा? मगर हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपने तो सर कॉन्सेप्ट पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं और ये तो सिर्फ 3 हैं। यस बेटा, यहाँ पर ये 3 हैं, इसलिए टर्म यूज हो रहा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। इन्हीं में से किनकी हमें ज़रूरत है और किनको हम कॉन्सेप्ट के बेस पर ले सकते हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 के 3 अकाउंटिंग एग्जम्पशन ही आगे चल करके कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं? नहीं, ये 3 नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट है गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न आ जाएगा। देन सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया, कंसिस्टेंसी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? कन्वेंशंस के थ्रू। और उसके बाद में थर्ड है अक्रूअल। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा और समझना चाहिए कि प्रिंसिपल्स में जब हम कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं तो उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो समझिए बेटा, प्रिंसिपल का वो पार्ट है जो कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसलिए देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हैं वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है। ये तो आपको समझ में आ गया, कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं। देन एज ए गाइड टू प्रिपरेशन व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये गाइड है, इसीलिए यहाँ हाईलाइट किया गया है, दीज आर द गाइडेंस। आपको गाइडलाइन देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। जब बल्कि अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें और इसके अंदर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में है, बट कॉन्सेप्ट्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सिंपल सी बात है कि जो लॉ है उसका प्रेशर है किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसको आपको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। जब बल्कि हम जब बात करते हैं कन्वेंशंस के लिए, तो कन्वेंशंस हमारे लिए एक गाइड है, गाइडेंस देते हैं ताकि सिमिलर तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस को किया जा सके। देन सर, इतना तो समझ में हमको आ गया कि इन दोनों में बस एक ये डिफरेंस है। नहीं, यही सिर्फ एक डिफरेंस नहीं है, इसके आगे भी आपको समझना होगा कि जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये पर्सनल बायस्ड नहीं होते,
क्योंकि इनको एज इट इज ही अडॉप्ट किया गया है और रूल के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन कर दिया गया। बट इन द केस ऑफ कन्वेंशंस ये पर्सनल बायस से गवर्न हो जाते हैं। सर ये पर्सनल बायस क्या वर्ड हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब है इस इफेक्ट बाय पर्सनल जजमेंट। अगर हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे पहले से ही कुछ सोच लें और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रिपरेशन करें अकाउंट्स के लिए और मोटिव हमारा हो, तो हमारा प्रिपरेशन और डायरेक्शन उसी पोर्शन की तरफ मूव कर जाता है। इस वजह से कन्वेंशन जो हैं वो आप फॉलो कर भी सकते हैं, फॉलो नहीं भी करते हैं, बट इन द केस ऑफ कॉन्सेप्ट ये आपको रूल जो हैं लॉ ने इस्टेब्लिश किए ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे और कन्वेंशंस हैं वो सारे के सारे एग्जम्पशन के ऊपर बेस्ड हैं, तो एग्जम्पशन को ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, सर एग्जम्पशन जो हमारे पास 3 थे, तो इसमें से जो कंसिस्टेंसी है उसको हम लोगों ने क्यों कन्वेंशंस में ले लिया गया? इस एग्जम्पशन को ही हमने कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनाया? कुछ तो ऐसा बेस होता होगा जिसके बेस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करें या इनको कॉन्सेप्ट को ना लें। यस, बहुत सही क्वेश्चन आपके मन में आया है। ये ऐसे ही नहीं हो जाते। तब क्वेश्चन आपका जो एग्जैक्टली अगर हम कहें बुकिश लैंग्वेज में और टेक्निकल वर्ड में, तब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ दे सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। ओवरऑल यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं, उनको ये सेटिस्फाई करते हैं। एज अ नंबर 1 रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फीसिबिलिटी। सर बुक में भी तो ऐसे ही लिखा है कि रिलीवेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है और फीसिबिलिटी है। बेसिकली ये कैसे वर्क होता है ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे, ऐसा आपके मन में आ जाता है। तो समझिए जो रिलीवेंस है बेटा ये रिजल्ट से रिलेटेड है। रिजल्ट का मतलब है कि जो भी आप प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं उस प्रिंसिपल का जो आउटपुट निकल करके आता है वो क्या बिजनेस के लिए और उसके जो बेनिफिशियरी ग्रुप्स हैं उनके लिए ठीक रहेगा, उनको ये कुछ बेनिफिट देगा, सही टाइम पर उनको रिपोर्टिंग करेगा है। अगर ऐसा देन वी ऑप्ट। और अगर वो अननेसेसरी इममटेरियल कंटेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है और बेनिफिशियरी के लिए फाइनल आउटपुट जो आउटकम्स और रिलीवेंस नहीं है, तब हम उन कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करते। तो ये फर्स्ट पॉइंट रिलीवेंस जो है वो डायरेक्टली इन सबको यूज़ करने के बाद में जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर बात करता है। अगर वो पॉजिटिव है और उसके बेनिफिट्स हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। देन सेकेंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। हम किसी भी ऐसे कन्वेंशन को और कॉन्सेप्ट को नहीं प्रमोट करेंगे जो पर्सनल बायस से हो। कि अब आपने कोई भी अकाउंट को लिया, कोई भी कॉन्सेप्ट को लिया और आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर इंटरेस्टेड ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप उसी तरह अकाउंटिंग का खेल कर देंगे। तो वो प्रिंसिपल जिन पे कि ऐसे लूपहोल डेवलप हों, हमें उनको इग्नोर करना पड़ता है। घबराइए नहीं, अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इनको विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इनका ओवरव्यू है कि आप इनके बीच में बेसिक डिफरेंस को समझ सकें। थर्ड क्राइटेरिया इन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का बेटा मतलब है नो अनड्यू कॉस्ट। किसी भी कन्वेंशन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसकी वजह से अकाउंट्स पे कोई भी कॉस्ट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह से कोई कॉस्ट इंक्रीज कर रही है और वो अनड्यू कॉस्ट है, मतलब उसके बिना भी काम चल सकता है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं लेते, उस प्रिंसिपल को हम फिर फॉलो नहीं करते। तो जब तक ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम नहीं लेंगे। तो ये देखिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब एक इंडस्ट्री में एक जैसा वर्क करने वाले जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब में एक जैसा रूल हो और कोई भी चेंजेस अगर हैं तो उनको प्रूफ के साथ में बताया जाए। अदरवाइज सब लोग एक जैसा रूल फॉलो करें। तो ध्यान दीजिएगा, रूल्स ऑब्लिक गाइडलाइंस है। तो जो रूल्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो आपके कन्वेंशंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। आफ्टर देन मैन मेड एंड डराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
इनको मैन मेड करा गया। ये मैन मेड है, ऐसा नहीं एक्ट ऑफ गॉड है, किसी ने ऊपर से बना करके दे दिया। एक्सपीरियंस हुआ, बिजनेस रन हुआ, उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई तो उनको रूल के पार्ट में रखा गया और ये पॉजिटिव वे में रखे गए ताकि इससे इंटरेस्टेड ग्रुप्स को बेनिफिट्स मिल सके। देन नॉट स्टैटिक, चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हम लकीर के फ़कीर नहीं रहते। पैसेज ऑफ टाइम को समझिए, आज से 500 ईयर्स बैक में हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हो, मगर आज की डेट में उसकी इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं रह जाती। तो अब हम उन प्रिंसिपल, उन रूल्स को फॉलो फिर नहीं करते, उन कन्वेंशंस को हम लोगों को अलग कर देना होता है। तो ये मेन कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताते हैं कि जिनके बिहाफ पर हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, ये 10 जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये सब क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया। मींस रिलीवेंस का क्राइटेरिया क्वालिफाई किया, इसका मतलब इनके ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी को भी इन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब फ्री फ्रॉम बायस हैं। फिर फीजिबिलिटी, इसके ऊपर नो अनड्यू कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये कौन कौन से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इनको हम लोग अभी आगे आने वाली वीडियोस में इंडिविजुअली 1 बाय 1 हर एक के ऊपर मैं इंडिविजुअल वे से वीडियोस लेकर के आऊँगा, उन लेक्चर से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये है गोइंग कंसर्न, यहाँ डैश डैश का मतलब है कि कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन या फिर दूसरा नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। 6th है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, 7th है मैचिंग कॉन्सेप्ट, 8th है कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, 9th अक्रूवल कॉन्सेप्ट और 10th है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ देखेंगे ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर इधर ले लिया गया, गोइंग कंसर्न भी इसमें ले लिया गया और ये कंसिस्टेंसी आ जाता है कहाँ पर, देखिए इधर आते हैं हम लोग कहाँ, कन्वेंशंस के ऊपर। तो कन्वेंशंस में नंबर 1 कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। सर ये इसमें एरो बनाकर एक्सेप्शन लिखा है, इसका क्या मतलब? बेटा फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन मटेरियलिटी होता है। जिन शर्तों को फुल डिस्क्लोजर बताता है, मटेरियलिटी में उन्हीं के अपोजिट कुछ चीज़ें बताई जाती कि एक्सेप्शनल केस है। अभी इनके ऊपर सेपरेट वीडियो होगा तब हम डेप्थ से जानेंगे, ये खाली एक ओवरव्यू है। फिर आते हैं कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी ये वाला पार्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन का। देन कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। बेटा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस एक ही नेम है, चाहे आप उनको कंजर्वेटिज्म कहें या फिर आप प्रूडेंस कहें। देन हम आते हैं कन्वेंशन ऑफ टाइमलीनेस पे। ये 5 मेजर हैं जिन पे हमको ध्यान देना है और ये 10 इधर मेजर हैं। तो सर क्या इसका मतलब ये 10 ही कॉन्सेप्ट देखने हैं? बेटा अभी इसमें कुछ और है, जैसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा, मगर ये वो पोर्शन है जो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स को आने चाहिए। तो आपके इस स्टेज के अकॉर्डिंग इनको पता हो, आप जानते हो, इस वजह से वीडियो हम लोगों ने बनाया है। देन अब यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो अब आगे आने वाले वीडियो में मैं बता दूं, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा कि जो स्टूडेंट्स इस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं कि सर हम जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस क्या है, तो एक वीडियो इसके ऊपर रहेगा। देन सेपरेट वीडियोस कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेंगे जो प्रिंसिपल को कवर अप करते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि हम जब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो ये सब प्रिंसिपल के अंदर आ जाएंगे। यस, ये सब प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आएंगे, इसीलिए ये एक ओवरव्यू क्लास का रखा है। मगर इसको समझने के लिए ये 3 पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं। एग्जम्पशन जिनको हम कह रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, दूसरा हमारे लिए है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और तीसरा हमारा रहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा माफ़ी आप लोगों से चाहूँगा, मुझे यहाँ पर इस वीडियो को रोकना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत लेंदी हो जाते हैं और थ्योरेटिकल में थोड़ा बोरिंग भी होने लग जाते हैं। तो ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, इस वजह से इनको स्मॉल पार्ट में बनाया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है।
आप उससे आ सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।